इस तरह के सवाल आप लोगों को किसी से पूछना ही नहीं चाहिए। तो असली अपराधी यह सिस्टम है, असली विवाद का जड़ यह सिस्टम है। रोशन सर की खान सर, खान सर की रोशन सर, अरे भैया भड़काती है, उकसाती है। लालू जी के हम विरोधी हैं, राबड़ी जी के विरोधी हैं, राजद के हम विरोधी हैं, यादव का इनकाउंटर, ये एक प्लान वे में चल रहा है। काउंटर नहीं है, ये पुलिस द्वारा हत्या है। आरएसएस कार्यालय से एक नया फरमान जारी होगा, नया कोई मुद्दा फिर ड्रॉप किया जाएगा। 100 दिन का एक हनीमून पीरियड उन्होंने दे दिया था, तो 100 दिन तो खत्म हो गया, अब तो बात करनी चाहिए। रातों रात बियाह किसी से और चुमौन किसी से हो रहा है, अरे बाप रे बाप। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे और भेजने का काम हमने शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ी कंप्लेन आती है कि आप फोन वगैरह नहीं उठाते, और वो कंप्लेन तो अगली बार भी आएंगे तो इंटरव्यू दीजिएगा। हाँ, तो वही बात कहें, अगर फोन उठाने के चक्कर हो जाएगा तो आपको भी इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो ये कहता ना मेरा कसूर, ना नहीं मेरा दीजिएगा कसूर। हमको इंटरव्यू। मैं बड़े प्रेम से और बड़ी सहजता के भाव से एक बात कहना चाहता हूँ। जी। एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे ही कहता हूँ कि इस तरह के सवाल आप लोगों को किसी से पूछना ही नहीं चाहिए कि आप किसके तरफ हैं, क्योंकि टीचर कोई दो प्रतिद्वंदी पार्टी नहीं होता है। टीचर नैतिकता से सरोकार रखने वाले, छात्रों को मार्गदर्शन देने वाले और समाज के भविष्य, देश के भविष्य का नींव तैयार करने वाले होते हैं। सभी शिक्षक आदरणीय होते हैं। मेरे भी ज़िंदगी में दर्जनों शिक्षक रहे हैं और बड़ा सम्मान सबके पास रहता है। और मैं आपको ही दूसरा सवाल से अवगत कराता हूँ। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो खान सर के पास भी पढ़ते होंगे और वही छात्र रोशन सर के भी पास पढ़ते हैं। वो इसका क्या जवाब देगा? दोनों सम्मानित शिक्षक हैं, दोनों बिहार के लिए गौरव की बात है। कुछ गलत फहमी की वजह से विवाद शुरू हुआ और असली अपराधी यह सिस्टम है। असली विवाद का जड़ यह सिस्टम है कि सिर्फ 2 घंटा में रोशन सर को जेल के अंदर क्यों भेजे, गिरफ्तार क्यों किए? क्या रोशन सर अपराधी था? क्या रोशन सर बलात्कारी था? क्या रोशन सर हत्यारा था? क्या रोशन सर भ्रष्टाचारी था? क्या रोशन सर का क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है? तो इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी तत्परता क्यों? भैया एक बात मैं कहना चाहता हूँ, दोनों शिक्षक आदरणीय हैं, सम्मानित हैं। रोशन सर भी हजारों छात्रों को मार्गदर्शन देने वाले। अगर किसी ने कोई आरोप ही लगा दिया, कोई बात ही हो गई, कोई एफआईआर ही होगी, तो इतनी जल्दबाजी बस इस सिस्टम को था कि 2 समाज को लड़ाना है, विवाद करना है। क्योंकि यह विवाद इससे पहले, इसका सीक्वेंस बनाइए। रोशन सर खान सर के बीच में जो विवाद हो गया, तो उससे पहले पत्रकार वाला मामला समाप्त हो गया, 2 कोड़ी वाला भाव खत्म हो गया। उससे पहले यह विवाद जो आया शुरू हुआ, तो नीट का पेपर जो लीक हुआ वो विवाद खत्म हो गया, चर्चा से खत्म हो गया। उससे पहले देखिए आप क्या कहता है, बेरोजगारों को जो कॉकरोच कहा गया वो मामला खत्म हो गया। जहाँ छात्र रोजगार के लिए सरकार से मांग और दबाव बनाती रही, वो सारी चीज खत्म हो गए। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स खत्म हो गया, डिस्ट्रक्टिव में हम लोग गए। रोशन सर की खान सर, खान सर की रोशन सर, अरे भैया ये है चालाकी, ये है षड्यंत्र, ये है इस व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी। इस बात को हमको और आपको समझना होगा, छात्रों को समझना होगा। ये सरकार बस भावनात्मक गेम कर रही है, भावना का गेम करती है, भड़काती है, उकसाती है और कहाँ उनको ट्रांसफ़र करना है यह पहले से प्री प्लान्ड है। ठीक है, सरकारी तंत्र की आप बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों नोटिस आया राबड़ी आवास को खाली करने का। आप लोगों ने धरना दिया, आरजेडी के पार्टी के लोगों ने धरना दिया, कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, नेता ने धरना दिया, आप खुद स्वयं वहाँ मौजूद रहें, परिणाम क्या निकला? राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है। समाज के अंतिम पौधाम पर खड़े हुए लोगों की अंतिम आशा और अंतिम आवाज़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी राजमाता के नाम से आवास अलॉटेड है और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी साथ रहते हैं। 2 नेता प्रतिपक्ष वहाँ रहते हैं। ऐसी स्थिति में हजारों बंगला को छोड़ करके
एक आवास के पीछे सम्राट चौधरी जी की पुलिस और व्यवस्था पड़ी हुई है कि इसको खाली करवाओ। ऐसे सैकड़ों आवास पे अवैध कब्जा बना हुआ है। दो दो पूर्व मुख्यमंत्री कुछ बाएं कुछ दाएं रह रहे हैं। किसी को खाली करवाने की जरूरत नहीं है, किसी को आवास से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ राबड़ी देवी जी का आवास खाली करवाओ ताकि एक भावना क्रिएट कर सके कि लालू जी के हम विरोधी हैं, राबड़ी जी के विरोधी हैं, राजद के हम विरोधी हैं, हरा गमछा के हम विरोधी हैं। तो ये आप देखिए ये कैसा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है। और मैं कहना चाहता हूँ, कभी आंदोलन, प्रतिरोध और गलत चीज़ों का विरोध का सिर्फ सामने मीनिंग परिणाम से नहीं होता है। अगर हमारे पूर्वजों ने 1857 की क्रांति में यह सोच लिए होते कि हमारे लड़ने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो शायद 1947 में हमारा देश आज़ाद नहीं होता। 1857 में जब हम लड़े हैं तो उसका भी कहीं न कहीं परिणाम देर से ही सही 1947 में मिला है। तो इसलिए मैं पत्रकार बंधु यही कहना चाहता हूँ, अन्याय के विरुद्ध उठाया हुआ हर कदम कहीं न कहीं बेहतर परिणाम ही देता हो, और परिणाम नहीं भी देगा तो आने वाले जनरेशन को ये हौसला देता है कि बेटा अन्याय और अफसरशाही और गलत चीज़ों के खिलाफ लड़ने का जज्बा रखो। ठीक है, दो चीज़ों पे आपके ही बातों से कंटिन्यू करते हैं। पहला, हरा गमछा। सम्राट जी की एक प्रोग्राम से टिप्पणी निकल के आई, उन्होंने हरे गमछे पे टिप्पणी कर दिया। इस पे आपका क्या रिएक्शन? ये हरा गमछा प्रोग्राम का यह टिप्पणी नहीं है, यह षड्यंत्र का हिस्सा है। जनभावना और आक्रोश को बदलने का एक हिस्सा है। तो भगवा गमछा ही क्यों नहीं बोले कि भगवा गमछा को जहां पकड़ना है तुरंत कैमरा वाले को कहेंगे पकड़ लो। हरा गमछा को ही क्यों पकड़ रहे हैं, यादव को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो और हम यही कहेंगे कि सम्राट चौधरी जी के पास एक कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, एक विजन नहीं है, एक मापदंड नहीं है, एक दूरदर्शी नहीं है। चूँकि चोर दरवाजा से बने हुए मुख्यमंत्री हैं, जो जन कल्याण के लिए काम करना चाहिए वह काम इनसे हो नहीं रहा है। विकास के लिए पैसे हैं नहीं, वृद्धा पेंशन के लिए पैसे नहीं हैं। बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा तो वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। तो इन भावनाओं को, जन आक्रोश को शिफ्ट करने के लिए इस तरह की गेम प्लान चल रहा है। हरा गमछा, यादव जाति, राबड़ी जी का आवास, लालू जी का सिक्योरिटी, यादव का इनकाउंटर, ये एक प्लान वे में चल रहा है। एनकाउंटर का आपने जिक्र कर दिया, अभी आरा में क्या माहौल है, आपको खबर मिल रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं यादव का इनकाउंटर, यहाँ तो तिवारी है। तो भैया तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ है। मैं तो कहता हूँ ये इनकाउंटर नहीं है, ये पुलिस द्वारा हत्या है। ये हत्या किया गया है। जब पहले से पता है, आप कहते हैं कि ये मानसिक रूप से बीमार है, तो बीमार आदमी को आप इलाज करवाएंगे कि गोली मारेंगे? मुझे जवाब दे। ये बस वो नहीं कहते हैं, जनाक्रोश को शिफ्ट किया जाता है समय समय पर। अच्छा, अब देखिएगा अगले 15 दिन तक यही चलेगा। अब 15 दिन तक अब भारत भूषण तिवारी जी का मामला चलेगा 15 दिन। अब 15 दिन के बाद फिर देखिएगा, सोची समझी साजिश के तहत एक नया मुद्दा रखेगा, सामने रखेगा, फिर अगला 15 दिन वो चलेगा। तो ये मीडिया के द्वारा प्रचारित प्रसारित करके यही सीक्वेंस चलवाया जाता है कि इस मुद्दे पे अब नीट का पेपर लीक हुआ, ये बवाल मचा दिया। तो जब इस्तीफे मांगे जाने लगे तो कॉकरोच कह के संबोधित होने लगा। जब कॉकरोच पे, जब पूरा देश उबाल और बवाल पे चलने लगा, कॉकरोच पार्टी बन गई, ये हुआ वो हुआ, तब इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए पत्रकार के द्वारा टीचर को टारगेट किया गया। टीचर पे जब बवाल हुआ, पत्रकार पे जब बवाल शुरू हुआ, तो देखिए सीक्वेंस में देखते जाइए। जब बवाल हुआ तब इसको शिफ्ट करने के लिए खान सर, रोशन सर में मामला उलझा दिया गया। 15 दिन से आज वो बवाल पे है। तो अब भारत भूषण तिवारी जी पे अटक गया मामला। और अब मैं आपको कह देता हूँ दावे के साथ, 15 दिन तक देखिएगा कंटिन्यू पागल की तरह ये चलेगा खबर। अभी चलिए मान लेते, ना कोई बेरोजगारी, ना कोई भ्रष्टाचार, ना कोई बहन बेटियों के सुरक्षा का मांग, ना TRE-4 के एग्जाम की बात, ना कोई उद्योग कल कारखाने की बात, ना कोई अन्य कोई बात ही न होगी मीडिया में।
सिर्फ और सिर्फ यही होगा, फर्जी इनकाउंटर, भरत भूषण तिवारी जी का इनकाउंटर की चर्चा होगी अगले 15 दिन तक। अब 15 दिन के बाद फिर सजेशन क्या थी, आरएसएस कार्यालय से एक नया फरमान जारी होगा, नया कोई मुद्दा फिर ड्रॉप किया जाएगा। और चलिए मान लेते हैं कि सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं और बीजेपी इस तरीके के से चीज़ों को, एजेंडे को सेट कर रही है। तेजस्वी जी को आके बात करनी चाहिए थी, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में पहले रहे हैं और अब भी एक सशक्त मजबूत विपक्ष के तौर पे तो देखे ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा था 100 दिन के बाद हम बात करेंगे सरकार से, 100 दिन का एक हनीमून पीरियड उन्होंने दे दिया था, तो 100 दिन तो ख़त्म हो गया, अब तो बात करनी चाहिए। 7 तारीख को आप कहाँ थे? इस महीना के 7 तारीख को आप कहाँ थे? हम तो परसों भी थे, जब कल जब धरना दिया जा रहा था, तेजस्वी वहाँ नहीं थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये बताइए 7 तारीख को आप कहाँ थे? 7 जून जी जी पटना में ही थे। आपको ये जानकारी मिली कि बिहार के 534 ब्लॉक पर राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई, बहन बेटियों की सुरक्षा, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था पे धरना दिया गया 534 ब्लॉक में। धरना तो कल भी था। पहले मेरी बात सुन लीजिए, 534 ब्लॉक पे ये कौन दे रहे थे धरना? राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल का जांबाज, क्रांतिकारी और वैचारिक साथी लोग। किसके निर्देश पर? किसके निर्देश पे? क्या बात करते हैं भैया। और अभी 17 तारीख को बिहार के सभी जिला मुख्यालय पे जोरदार प्रदर्शन हुआ। महंगाई, भू, भय, भ्रष्टाचार, बहन बेटियों की सुरक्षा, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था पे। तेजस्वी जी नहीं दिखे लेकिन। अरे भैया, तो गौतम कृष्णा तेजस्वी यादव जी नहीं है, ये हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं। मनोज यादव ये तेजस्वी यादव नहीं है, वो हमारा कार्यकर्ता सरवन जी हैं, वो तेजस्वी यादव। हम लोग सारे लोग नहीं तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव जी की विचारों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारों से न चल रही है पार्टी, तो तेजस्वी यादव जी सभी ब्लॉक में पहुंच जाएंगे। सब राष्ट्रीय जनता दल को चलाने वाले, दिशा निर्देश देने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के दिशा निर्देश में हम लोग कर रहे हैं, उसी के डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब किस बात की आप बात कर रहे हैं? यही सारा निर्देश उस पर। और आपको देखिए, जो पत्रकार बंधु, जो बात उन्होंने कहा था, सरकार को हम अल्टीमेटम देते हैं, 100 दिन के बाद आए। अब देखिए 100 दिन के बाद हम लोग सक्रिय हैं कि नहीं? हालांकि सब दिन सक्रिय रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ दिनों देखेंगे तब ना कि वो क्या क्या करती है वादा, और अपने वादा के अनुसार काम करती है नहीं करती है। तो इस बीच में हम लोग एक सरकार का वादा क्या कहता है, इंतजार क्या करेंगे? यहाँ बीच में तो दो सरकार ही बदल जाती है। फ्रंट डोर से कोई एंट्री मारते हैं, कोई बैक डोर से एंट्री मारते हैं। यहाँ तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। किस लोकतंत्र पे आस्था करें? लोकतंत्र की जननी बिहार आज लोकतंत्र का तराहे-माम कराह रही है कि भैया, जो लोकतंत्र की जननी बिहार रही है, यहाँ लोकतंत्र को तो पता ही नहीं चलता है। ये कहता है, कौन लोकतंत्र से हमारे सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री बने हैं? आप ही बताइए मुझे, किस लोकतंत्र से? इस लोकतंत्र का कोई रूप है भैया? रातों रात बियाह किसी से और चुमौन किसी से हो रहा है। अरे बाप रे बाप। तो यही बात हम कहेंगे, तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और हम तो कहते हैं, गरीब गुरुओं की आवाज राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारों को लेकर कर्पूरी ठाकुर, जगदीप बाबू, राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर की विचारों को लेकर के जो युवा आगे बढ़े हैं, जिसका नाम है ओजस्वी तेजस्वी यादव जी, जो आपने देखा होगा, न कभी भावना की बात, न मंदिर मस्जिद की बात, न हिंदू मुसलमान की बात, न गरीब अमीर की बात, न अगरा और पिछड़ा की बात, और सिर्फ बात करते हैं तो विकास की बात, सुनवाई की बात, कार्रवाई की बात, युवा की बात, रोजगार की बात, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दा की बात। तो मेरे जैसे आदमी को फक्र और गर्व होता है कि आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है कि आप लगातार काम की ही बात कर रहे हैं और तमाम उन मुद्दों को भी गिनवा रहे हैं। सहरसा जहां से आप आते हैं, बाढ़ग्रस्त एरिया रहा है वो, आप पहले प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, आपने उस दौर में किस तरीके से उस पूरे क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त से निपटने के लिए या उस तरीके के काम क्या किए? अभी विधायिका में है तो आप क्या प्लानिंग लेके चल रहे हैं? मैसी विधानसभा जहाँ से मैं चुन के आया हूँ, गरीब गरबा, कमज़ोर, वंचित और कोसी कछार की ईमानदार मेहनतकश लोगों ने अपना वोट नहीं, आशीर्वाद देकर के गौतम कृष्ण को सड़क से उठा करके सदन में भेजा है। गौतम कृष्ण जब हम हारे हुए थे, जब वहाँ के वीडियो थे, तब भी हमारा काम करने का जो तरीका था,
उससे पर गरीब गुरबों ने मुहर लगाया कि हाँ बेटा गौतम कृष्ण, तुम्हारा काम से हम खुश हैं और इसी तरीके से काम तुम करो। इसलिए उन्होंने लगातार 2 बार, एक बार हारे, दूसरी बार हराया गए और तीसरी बार चुन करके यहाँ भेजे हैं। तो उनको साधुवाद और धन्यवाद तो करता ही करता हूँ। और मैं कहता हूँ इस दौरान जो अभी 4-5 महीने मुझे मौका मिला है विधायक के रूप में, इस दौरान कोसी बांध के हर मुद्दा पे गौतम कृष्ण ने लड़ने का काम किया है। अंदर की शिक्षा व्यवस्था हो, स्कूल की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था हो, हर मुद्दे पे गौतम कृष्ण ने तारांकित, अतारांकित प्रश्न, निवेदन के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से, प्रखंड से लेकर के, अंचल से लेकर के हर जगह हमने लड़ा है। और फसल क्षतिपूर्ति के लिए आपने देखा होगा तो फसल क्षतिपूर्ति पे धरना, प्रदर्शन, अनशन करके हम लोगों ने उसको दिलवाने का काम किया। हॉस्पिटल अभी जो वर्षों से उपेक्षित था और 30 साल से मांग में था, पड़ा हुआ भेलाही, मैं जिक्र कहा, हॉस्पिटल का हम लोगों ने वहाँ से पास करवा लिया है सब करके। उसके बाद जो हमारा देव का तो बरवाही भक्त है और 170 टू बिरजैन है, बिरजैन टू रसलपुर और रामपुर है, इस सड़क के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। पुल पुलिया के लिए, डरहार के लिए, पुल पुलिया के लिए, तो हर मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं। नौहट्टा बस स्टैंड से लेकर के बिहरा से लेकर के ये बाहर के रोड का चौड़ीकरण से हर मुद्दे पर, कंदाहा सूर्य मंदिर का पर्यटन के विकास के मुद्दे पर कोई ऐसा मुद्दा नहीं हुआ है। एक विपक्ष का विधायक होने के नाते जितनी मेरी शक्ति, सामर्थ्य और ईश्वर ने क्षमता दी है, संविधान ने ताकत दी है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ा हूँ, हर मुद्दे पे करता हूँ और आगे भी करूँगा। ठीक है, आपने ही 2 चीज़ का जिक्र किया, वही कंटिन्यू करते हैं। वीडियो जब आप थे रहे, आज़ादी कितने साल बाद अगर उस क्षेत्र में बाढ़ आ रही है, एक प्रशासनिक सेवक के तौर पे कहाँ आपने तब कमियां देखी थी और किन कमियों को अभी भरना बाकी है? देखिए, चूँकि प्राकृतिक आपदा को हम और आप रोक नहीं सकते हैं, कोई व्यवस्थित कर सकते हैं चीज़ों को। प्राकृतिक आपदा को हम और आप रोक नहीं सकते हैं, और लेकिन अगर सरकार चुस्त दुरुस्त, चाक चौबंद हो तो उसको कम कर सकते हैं, विपदा की घटनाएं को कम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, भरपाई में लग सकते हैं। तो जो वीडियो के समय में मैंने देखा उन्हीं चीज़ों में को आज कुछ बताएं आप, कहाँ लूपहोल कहाँ था? नहीं, ये कोसी पूर्वी और पश्चिमी बांध के अंदर जो महिषी विधानसभा के हैं या उधर के सुपौल के पार्ट के हैं और बात के खगड़िया के पार्ट का है, सहरसा के पार्ट का है, तो ये उस होकर के पानी बहना है वो तो तय है। ठीक है। लेकिन बीच से जो सड़क जाती है, मुख्य सड़कें जो जाती है, उसको अगर हम लोग मजबूत, बेहतर और उसको क्या चरपहिया योग, चलने योग बना सकते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी कंफर्ट का विषय होगा। अगर हॉस्पिटल व्यवस्थित कर देते हैं तो बांध के अंदर के भी जो लोग हैं तो 3 महीना 4 महीना वो बाढ़ और आपदा की विपदा को झेलेंगे, लेकिन उससे जो कैजुअलिटी होगी वो उसको दूर और कम किया जा सकता है। जो हमारे लोग बीमार पड़ेंगे या जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उनको सुविधा रहते हुए वो जो हम डेथ की स्थिति है, बीमार की स्थिति है, उसको कम किया जा सकता है। इसके लिए हमने प्रयास लगातार हम कर रहे हैं और अपने ही उचित प्लेटफॉर्म से हर जगह हम लोग उठा भी रहे हैं। उसके बाद व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था होने के बाद स्कूल का भवन और बिल्डिंग तो कहीं कहीं नज़र आ जाता है, लेकिन उसका गुणवत्तापूर्ण जो व्यवस्थित शिक्षण व्यवस्था होना चाहिए वो पूरी तरह से चौपट रहता है। उसके लिए भी हमने काम करना शुरू किया है और इस व्यवस्थित जो सिस्टम का भ्रष्टाचार है उसके लिए आप देखे होंगे, अगर मेरे सोशल मीडिया से आप जुड़े होंगे तो हर जगह हम लोग भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल, आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम लोगों से आवेदन लेते हैं कि आपको क्या शिकायत है, बीडीओ से, सीओ से, सीडीपीओ से, जो शिकायत है आप हमको लिख करके दीजिए, हम व्यवस्थित करेंगे उसको अपने उचित प्लेटफॉर्म से, डीएम के स्तर से, विभाग के स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे और भेजने का काम हमने शुरू कर दिया है। तो हम अपने उचित प्लेटफॉर्म पे जो हमारी व्यवस्थित वादा था उस वादा पे हम काम कर रहे हैं। आपने जिक्र किया कि आप चुनाव लड़े, हारे, फिर हराया गया, फिर जीते। पहला चुनाव आपको मुझे लगता है कि जाप पार्टी से टिकट मिला था। पप्पू जी से बातचीत होती है अभी? ऑकेजनली कभी कोई फंक्शन में हम लोग मिलते हैं तो बहुत बढ़िया प्रणाम होता है। कुछ खटास है अब? क्यों खटास रहेगा भैया, स्वस्थ लोकतंत्र का यह एक हिस्सा है
कि आप कहीं भी रहो लेकिन आपका मन मैला न हो। अच्छे हैं, संघर्ष करने वाले नेता है, जननेता है, हमारा अच्छा रिलेशन है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। लेकिन वो अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से काम करते हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, तो हम अपने प्लेटफॉर्म से अपने नेता की गाइडलाइन में हम लोग काम करते हैं। पहली बार उन्होंने अपने पार्टी से आपको टिकट दिया, आप मानते हैं कि उन्होंने ही मौका दिया आपको राजनीति में? हम उससे पहले बीडीओ थे, ये आपकी जानकारी में होगा। हमने काम किया और उन्होंने मौका दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया भी है, प्रणाम भी है। और आज राष्ट्रीय जनता दल ने 2-2 बार मुझे मौका दे करके सड़क से सदन तक पहुंचाया है। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को दिल से चरण स्पर्श भी करता हूं, प्रणाम भी करता हूं। और युवा नेता तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने लगातार मेरे जैसे कमज़ोर कार्यकर्ता के बेटा को लगातार मौका दे करके इस स्थिति में लाया है, तो हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के प्रति दिल से आभार और शुक्रिया व्यक्त करते हैं। आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करेंगे। आपने शिक्षा का भी जिक्र किया अभी कि आप लगातार मांग करते हैं। नौहट्टा और एक और मुझे लगता है प्रखंड का इन दिनों काफ़ी टसल रहा, बाद में मुझे लगता है जीत नौहट्टा की हुई है, जहाँ पे कॉलेज खुलने की आई थिंक लड़ाई चल रही थी। कुछ बताइए आप इसको लेकर। देखिए, सरकार नौहट्टा और कासिमपुर मुझे लगता है सरकार जो है, अगर वह सही तरीके से काम करती तो यह विवाद ही नहीं होता। लेकिन सरकार के अफसर शाही हमेशा विवाद पैदा करता है। अगर यह पहले से जिक्र हो जाए कि कोई भी डिग्री कॉलेज प्रखंड मुख्यालय में ही खुलेगा तो ये विवाद ही नहीं होता। और प्रखंड मुख्यालय में खुलने से अगर वहाँ का लोकेलिटी, हर पंचायत का जो कवरेज एरिया है वह बेहतर हो, तो निश्चित रूप से प्राथमिकता उसको दिया ही जाना चाहिए था। तो नौहट्टा में डिग्री कॉलेज जिसकी मांग को लेकर के पिछले दिनों चर्चा हुई, धरना प्रदर्शन, उस पर मैं भी गया। तो निश्चित रूप से वो मांग मेरे हिसाब से जायज़ मांग थी, क्योंकि वहाँ से 7-8 पंचायत जुड़ा हुआ था। लेकिन कासिमपुर कोई हमारा अलग का नहीं है, वो भी नौहट्टा का ही हिस्सा है। वहाँ के लोग भी अपने ही लोग हैं, कोई अलग लोग नहीं है। तो उनकी भी सुविधा का, उनके भी चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ कोसी बांध के अंदर का जो भी है, वहाँ भी डिग्री कॉलेज का मांग चल रहा है। तो वो भी सही है, क्योंकि कोसी बांध का जोग्राफिकल एरिया अलग है, तो उस बीच में भी एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। बकुनिया है, हाटी है, डरहार है, सत्तौर है, नौला है, केदली है, ये कोसी बांध का अंदर का इलाका है। तो उसके बीच में भी एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। मतलब भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये भी उनका जायज़ मांग है। नौहट्टा में भी हो, ये भी मांग जायज़ मांग है। नौहट्टा का डिग्री कॉलेज का मांग जायज़ मांग है, कोई गलत मांग नहीं है। लेकिन सरकार ने उलझाने का काम किया। मेरे विधायक बनने से पहले जिन लोगों ने रिपोर्ट किया, उन लोगों ने कैसे रिपोर्ट कर दिया? पिछला विधायक जी कैसे रिपोर्ट करवा दिए, या उस समय के जो पदाधिकारी अपने मन से कैसे कर दिया? दो ही बात ना हुई होगी। आज से साल भर पहले का रिपोर्ट हुआ है, तो साल भर पहले जो पदाधिकारी रिपोर्ट किए वो दोषी है, उस समय के जो विधायक थे वो दोषी है। या तो विधायक जी दोषी है, या तो वहाँ के पदाधिकारी दोषी है कि अपने मन मर्जी से काम करते हैं। हम तो अभी 5 महीना पहले बने हैं, जो रिपोर्ट हुआ है वो 6 महीना पहले आती है, साल भर पहले का रिपोर्ट। 5 महीना पहले ही आप विधायक बने हैं। आपकी एक फ़ोटो बड़ा वायरल होती है जब आप ऑटो रिक्शा से पहुंच गए थे। आपकी सरलता की बड़ी जिक्र होती है सोशल मीडिया पे। इतना सरल स्वभाव आपको नहीं लगता विधायक के तौर पे आपके लिए ही खतरनाक हो जाएगा? भैया पहले तो दिल से शुक्रिया, आप मेरा बड़ाई कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं कि मुझे डरा रहे हैं वो पता नहीं चल पा रहा है। आपने सरल स्वभाव का बड़ाई किया, प्रोत्साहित किया, और दूसरे कहते मेरे लिए समस्या बन जाएगी। समस्या क्यों बनेगी? जैसा मैं हूँ तो हूँ, किसी को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए ऐसा मैं करता नहीं हूँ। आप आए तो आप देखिए, उससे पहले हम दोस्तों के साथ कुछ लोगों से बात कर रहे थे, फिर जैसे उन लोगों को विदा किए, फिर आपसे मैं मुखातिब हूँ। तो व्यक्ति का जो भी व्यवहार हो वह नेचुरल हो, मिलावटीपन की बू ना आए, पॉलिश का बू ना आए, आर्टिफिशियल होने की बू ना आए। इतना ही हम चाहते हैं कि व्यक्ति में होना चाहिए, जो भी हो अस्थाई होना चाहिए। अगर मैं ऐसा हूँ तो ऐसा हूँ। अभी आपने देखा कुछ लोग कह रहे थे शर्ट बदल लीजिए, कुछ आदमी कह रहे थे चप्पल बदल लीजिए। आज 6 महीना हो गए, निश्चित रूप से 70 रुपये का चप्पल है। 6 महीने से ये चप्पल पहन रहा है? 6 महीना से यही लाल चप्पल 70 रुपये का पहनता हूँ।
चप्पल चेंज होता है लेकिन कलर और ये चीज़ें रिलैक्सो यही रहता है। बात हरे गमछे की कर रहे हैं, कपड़ा लाल पहन रहे हैं आप। हरे गमछा और लाल मैं पहनता, यही मेरा कॉम्बिनेशन ही सबसे है। हरा और लाल का। लाल पहनता हूँ और हरा गमछा रखता तो हूँ। लाल पसंद है या हरा? देखिए, लाल और हरा ये तो आपका पहनावा का एक हिस्सा है। हरा गमछा बड़ी शौक से रखता हूँ। हाँ। अब मीनिंग निकाल करके लकीर का फकीर बन करके उस तरह से नहीं, हरा गमछा रखता हूँ, शौक सरमान से रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है गरीब गुरबा मेहनत कश इंसान और ख़ास करके एक बिहारी जो रखता है तो उससे कई तरह का आप उपयोग कर सकते हैं। चलते चलते पसीना हो गया तो पोंछ भी लेते हैं, कहीं आप थोड़ा धूप में जाते हैं तो छाँव भी आपको सहारा मिल जाता है। गमछा रखते हैं तो सुकून भी होता है और अपनत्व का बोध भी होता है। जो गांव घर के इलाके के लोग हैं उनको यह लगता है कि मेरे बीच का आदमी है, कोई ये लंदन का पढ़ा हुआ लंदन का लोग नहीं है, सूट बूट वाले नहीं है, मेरे घर का लोग हैं। आम जनता से भी उसी तरह मुखातिब होते हैं गाँव बिल्कुल में? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन बड़ी कंप्लेन आती है कि आप फ़ोन वगैरह नहीं उठाते हैं। तो मैं कहता हूँ आपको अगर 10 फ़ोन आए तो आप भी उठा लीजिएगा, अगर 10 के बदले 20 आ जाए तब भी उठा लीजिएगा, 20 के बदले 30 आ जाएगा तब भी उठा लीजिएगा। लेकिन दिन में अगर 500 फ़ोन आ जाए तो शायद मैं नहीं, आप भी नहीं उठा पाएंगे। अगर जिन लोगों ने शिकायत की है तो उनसे पूछिएगा कि 10, 20, 25, 50 तक लोग कर सकता है कवर। अगर अभी आपके साथ मीडिया के सामने अभी मैं देख रहा था 5-6 कॉल आ चुके हैं। आप अच्छे नहीं, मैं देखूंगा तो 50 कॉल आ गए होंगे। तो आप ही बताइए, आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ और कैसे फ़ोन कांटेक्ट करूँ। तो इसलिए मैंने अपने साथ रहने वाले सहयोगी लोग का नंबर कई बार मैंने जिक्र किया है, मीटिंग में हर जगह दिया है। तो जो मुझे जान रहे हैं, जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैं कहता हूँ उन पे बात कर लीजिए, हमको बता देंगे। जैसे कि हम लोगों के यहाँ आप पहली बार आए हैं, मेरे से मुखातिब हो रहा है, यहाँ 20 से 25 पत्रकार बंधु का रोज़ का आना होता है। अगर पटना में रहता हूँ तो 20 से 25 आदमी, और एक व्यक्ति का 10 से 15 मिनट का भी समय हो गया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बीच में फ़ोन आ गए तो ना मैं दोषी हूँ ना वो कंप्लेंट तो करने अगली वाले बार भी दोषी हैं। आएंगे तो इंटरव्यू दीजिएगा। हाँ, तो वही बात करें, अगर फ़ोन उठाने के चक्कर हो जाएगा तो आपको भी इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो यही कहता ना मेरा कसूर ना नहीं तेरा दीजिएगा कसूर, हमको इंटरव्यू। ना मेरा कसूर ना तेरा कसूर। हाँ। और जो शिकायतें हो देखिए फिर आपके सामने ही ना रहा है। तो इसलिए मैं कहता चलिए, तो हूँ अब आखिरी खत्म ही करते हैं। महिषी से आप विधायक है, महिषी के लिए 5 आपके ड्रीम काम क्या होंगे वो बता दीजिए, फिर खत्म करते हैं। महिषी मेरी माँ की समान है, मेरी कर्म भूमि है और मेरी ज़िंदगी का सबसे प्रिय और सबसे प्रणाम और वंदनीय जगह है। उंगली पे 5 काम हम लोग गिनते हैं। आपका ड्रीम काम पहला? कोसी बांध के अंदर, नौहट्टा कोसी बांध के अंदर एक बरवाही टू देवका एक सड़क है, वो लाइफ लाइन के समान है। अगर यह रोड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, आवागमन की सुविधा हो जाए पूरी तरह से, तो मुझे लगता है हजारों नहीं लाखों लोगों के लिए जीवन बन जाएगा। चलिए, एक काम हो गया। एक काम हो गया। दूसरा है सत्तौ टू बिरजैन और बिरजैन टू रामजी टोला, शाहपुर रामजी टोला। ये दूसरा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट में है। सड़क का? हाँ, सड़क का। ये दूसरा पूरी तरह से मोटरेबल हो जाए, बढ़िया चले, चौड़ीकरण हो जाए, व्यवस्थित हो जाए तो शायद मुझे बहुत सुकून होगा। तीसरा डरहार में एक पुल की जरूरत है। डरहार में एक पुल हो जाएगा तो कनेक्टिविटी बांध के अंदर जो 2 भाग में लोग बसे हुए हैं दोनों की हो जाएगी। तीसरा हो गया। चौथा हो गया नौहट्टा ब्लॉक से लेकर के बिहरा पचगछिया होते हुए, पचगछिया स्टेशन होते हुए, खोनहा चौक होते हुए हमारा ये सहरसा, ये रोड का चौड़ीकरण हो जाए, 2 लेन हो जाए। तो ये मेरा चौथा हो गया। 5वां महिषी में मैं चाहता हूँ कंदाहा सूर्य मंदिर जो है, ये बरसों हजारों साल पुराने है, इसका ऐतिहासिक रूप से विकास हो, ऐतिहासिक रूप से विकास हो ताकि टूरिज्म के तौर पे। हाँ, टूरिज्म के रूप में। और इसलिए मैं कहता हूँ ये मंदिर और मस्जिद की भावना से ऊपर उठ के मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हजारों साल पुराने हैं। विश्व का दूसरा सबसे पुराना मंदिर है। अच्छा। विश्व का दूसरा सूर्य मंदिर है, कंदाहा सूर्य मंदिर है, और उसका ऐतिहासिक धरोहर है। अगर वो विकास हो जाए तो ये हो जाए। और छठा कहेंगे तो कोसी प्राधिकार लागू हो जाना चाहिए। कोसी प्राधिकार लागू हो और जो प्रावधान पिछला प्रावधान है उस प्रावधान में मैं चाहता हूं एक प्रावधान और जुड़ जाए।
कोसी बांध के अंदर बसे हुए लोगों के लिए कोसी प्राधिकार लागू हो और जितने परिवार बसे हुए हर परिवार को कम से कम 3,000 प्रति माह मिले। प्रति माह 3,000 प्रति परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि कोसी की विभीषिका को झेलते हैं तो 6 महीना पानी को झेलते हैं, 6 महीना बालू को झेलते हैं। तो भैया 8 जिला मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा के बीच से बहने वाली नदी को सिमट करके ऐसे ले आए और इस बीच के लोगों के लिए तो सदा सदा के लिए आप क्या कर दिए, समस्या डाल दिए। तो कोसी में पानी की समस्या डाले या पानी सूखने के बाद बालू की समस्या हो गई। तो जिनके हिस्से में अब बालू है या तो पानी है तो उसको कुछ भी कंपनसेशन नहीं दीजिएगा। आज भी सरकार कोई रोड सड़क जिससे होकर बनाना चाहती है तो किसानों और रैयतियों से ज़मीन लेने के लिए मुआवजा देती है। तो कोसी बांध जब बांधे गए तो इसका मतलब है अपने नदी बहा रहे हैं उस होकर के, कोसी माता को आप बांध करके उस होकर नदी बहा रहे हैं। तो आपने किसानों को, आप रैयतियों को आपने मुआवजा दिया है। सरकार से मेरी मांग है प्रत्येक परिवार या तो किसानों को मुआवजा दीजिए उस बीच में बसे हुए लोगों को, या तो प्रत्येक परिवार को प्रति माह 3-3 हजार का ये दीजिए, जीवन भत्ता दीजिए। जीवन नरक बना हुआ भैया। मैं आपको कहता हूं, आप गए हैं कि ये नहीं गए मैं तो नहीं जानता। नहीं, मैं तो नहीं गया। नहीं गए हैं। अगर जाइएगा तो 1947 से पहले कैसा दृश्य रहता होगा। वही बैलगाड़ी, वही एक छोटे से दुकान, वही छोटे छोटे डॉक्टर साहब की दुकान, जहाँ एक छोटे छोटे मेडिसिन 1 रुपया का दवाई के लिए लोग ललायत रहता है। रोड सड़क पेरा कोई नहीं है। कभी इस मक्का के खेत होकर के, कभी इस धान के खेत होके, कभी इस नदी के किनारे से होकर, कभी इस बालू खेत होकर, कभी इस आर पे होकर के, कभी आपने मेरा वीडियो देखे होंगे तो कुछ लोग जो बाहर के लोग हैं वो सोचते होंगे कि गौतम जी कहाँ से ऐसा वीडियो लाता है, लगता है बस सिनेरियो क्रिएट करने के लिए ऐसा कर रहा है। मैं तो ओपन चैलेंज देता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि आइए महिषी विधानसभा में आप 17 नंबर से घुसिए, बगवा से घुसिए, या तो भिलाही से घुसिए, या तो उस समय उधर नोहट्टा से घुसिए, केदली से घुसिए, उधर हाटी से घुसिए। मैं कहता हूँ या तो किरतपुर घाट से घुसिए। मैं नाम गिना रहा हूँ। आप घुस करके हमको एक दिन में जा करके एक दिन में वापस आ जाइएगा तो मेरे नाम पर आप काला कुत्ता पाल दीजिएगा। आज भी जहाँ सरकार दावा करती है कि 4 घंटा में बिहार के किसी भी जगह से 4 घंटा में लोग राजधानी आ जाते हैं, मैं तो कहता हूं कि हमारे विधानसभा में ही एक जगह से दूसरी जगह कोसी बांध के अंदर 4 घंटा में, क्या कहता हूं, एक दिन में वापस आ जाएगा तो मेरे नाम पे काला कुत्ता पाल दीजिएगा। आज भी लोग 1947 से पूर्व की स्थिति में जी रहे हैं। आज भी लोग बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल के सहारे से जा सकता है। कोई एम्बुलेंस, कोई चरपहिया वाहन, चाहे प्रसव पीड़ा से गुजरने वाली बहन बेटियां हो या बुजुर्ग हो, किसी को इलाज और ये एम्बुलेंस नहीं हो सकता है। सर ये इस दर्द को मैंने झेला है और देखा है, इसलिए मैं बात करता हूं। आप 6 सवाल पूछे, 6 को प्राथमिकता मैं गिनाता हूं। उसके बाद अभी हॉस्पिटल, बेहतर हॉस्पिटल कोई फंक्शनल नहीं है कोसी बांध के अंदर। आप सोचिए लाखों की आबादी में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। एक भी व्यक्ति को अभी सांप काट ले तो उसका जीवन ईश्वर के हाथ में है। एक भी बहन बेटी प्रसव पीड़ा से गुजर जाए तो क्या मजाल है भैया, कोई निकल क्या जाए, भगवान ही उसका सहारा है। तो अब करना तो आप ही को है, आपको चुना है भैया। हम तो आपको गिना प्राथमिकता पूछ रहे, मैं आपको प्राथमिकता बता रहा हूं, लेकिन शक्ति सामर्थ्य उतना तो ईश्वर दे कि जिसके लिए मैं लड़ सकूं। और जितना शक्ति सामर्थ्य ईश्वर ने और समाज ने दिया है मैं तो गिनाया हूं। आप देख सकते हैं, मेरा सदन का क्वेश्चन देख सकते हैं, सरकार का देख सकते हैं, डीएम साहब के पास देखते हैं, रात दिन लगा रहता हूँ। और क्या कहते हैं, आप प्राथमिकता पूछ रहे हैं। उसके बाद एक भी व्यवस्थित स्कूल नहीं है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि कोसी बांध के अंदर एक बेहतर एक आवासीय विद्यालय हो, जहां कोसी बांध के अंदर जो पीड़ित लोग हैं, बाढ़ से सुखाड़ से पीड़ित लोग हैं, उनके बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय बाहर में होना चाहिए, उच्च स्तरीय विद्यालय होना चाहिए, जो कोसी बांध के अंदर बसे हुए लोगों के लिए आरक्षित होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद प्राथमिकता में भ्रष्टाचार चरम पे है। और आपको मैंने कहा अभी कि हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हम ब्लॉक वाइज कार्यक्रम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उसको देख करके हम उसको
फॉरवर्ड करते हैं वो डीएम साहब के पास और विभाग को करते हैं। आप देख सकते हैं, ये मेरी प्राथमिकता में है। उसके बाद आप कहते हैं एक भी बुजुर्ग हो या अनको हो जिसको थाना में जाए तो उनको लगे पुलिस मेरा मित्र है, ऐसा बर्ताव का मैं उम्मीद करता हूँ। ये मेरी प्राथमिकता का हिस्सा है। लेकिन अब कहाँ तक मैं सफल हो पाता हूँ नहीं हो पाता हूँ वो तो ईश्वर के हाथ में है या तो जनता के हाथ में है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जनता 2030 में तय करेगी। अब वो तो जनता के, जब मैं चुनाव में जाऊंगा तो वो आपने तय करेंगे कि बेटा तुम सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया गौतम कृष्णा सर से हमने बातचीत की और लंबा इंटरव्यू रहा। मुझे लगता है कि महिषी विधानसभा के तमाम वो मुद्दे और बिहार के तमाम मुद्दों पे बातचीत रही। काफ़ी लंबा इंटरव्यू मुझे लगता है, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी वो क्या मुद्दे रहे महिषी की जनता के, जो कि गौतम जी ने जिक्र करके पूरी चीज़ों को गिनवाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।